के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं की दो बड़ी ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए एक बुरी ख़बर है जिसकी तारीफ़ की जा रही थी बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की तरफ से। उसी तारीफ़ करने वाली शख्सियत ने इमरान ख़ान को किस मुश्किल में फंसा दिया है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ख़बरों से अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो पहली खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA-91 से भक्कर के जो उम्मीदवार हैं सनाउल्लाह मस्तीखेल, जिनके नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन जब ये मामला गया लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने, तो वहाँ पे सनाउल्लाह मस्तीखेल के जो नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया और सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सनाउल्लाह मस्तीखेल ने जो अपील दायर की थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस अपील पे समाअत की है। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आप तो एब्सकॉन्डर हैं, आप तो मफरूर हैं, आप रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाते हैं, आप दीगर जगहों पर जाते हैं, लेकिन जिस अदालत से आप मफरूर डिक्लेयर किए गए हैं वहाँ पे जाके आप सरेंडर क्यों नहीं करते। तो उनके वकील ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तीखेल अदालत में सरेंडर कर चुके हैं और उनकी ज़मानत भी एक्सेप्ट हो चुकी है। तो फिर काजी फाइज़ ने पूछा फिर सनाउल्लाह मस्तीखेल पे इल्ज़ाम क्या है, क्यों इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए। तो फिर वकील की जानिब से बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने जो अपील हमारे नॉमिनेशन पेपर के ख़िलाफ़ दायर हुई थी उससे हमें बग़ैर नोटिस जारी किए, बग़ैर हमारा मौक़िफ़ सुने उसको एक्सेप्ट कर लिया और सनाउल्लाह मस्तीखेल के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए। काजी फाइज़ ने जब ये सुना तो जो मुखालिफ की तरफ से जिन्होंने उनके नॉमिनेशन पेपर को चैलेंज किया था उनसे पूछा कि क्या वाकई ही लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा हुआ था और सनाउल्लाह मस्तीखेल को नोटिस नहीं किया गया, इनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया। तो एतराफ़ किया मुखालिफ जिसने भी ये नॉमिनेशन पेपर जो है वो चैलेंज किए थे, एतराफ़ किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं किया था और सनाउल्लाह मस्तीखेल का मौक़िफ़ नहीं सुना गया था, जिस पर अदालत ने उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ कि आया कि जो बैलेट पेपर हैं कहीं उनकी छपाई का आगाज़ तो नहीं हो गया। तो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन के हुकाम को बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने आके अपना मौक़िफ़ दिया कि बैलेट पेपर की जो छपाई है वो तैयार है और जो पहले बैलेट पेपर की तैयारी की गई थी उसमें जो फ़हरिस्तें तैयार की गई थी उसमें सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम भी शामिल है और इनको इलेक्शन सिंबल भी अलॉट किया गया है। तो इसके बाद काजी फाइज़ साहब ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दे दी और बैलेट पेपर में उनका नाम और उनके इलेक्शन सिंबल को शामिल करने का हुक्म भी दे दिया। दूसरी खबर नाज़रीन, जो PTI की खातून वर्कर हैं, रहनुमा हैं सनम जावेद, जिन्होंने NA-120 और NA-119 और PP-150 से अपने नॉमिनेशन पेपर फ़ाइल किए थे, लेकिन ये नॉमिनेशन पेपर तीनों फोरम से, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, तीनों जगहों से ये नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए थे। आज ये फ़ैसला नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का शौकत बसरा साहब ने सनम जावेद के जो नॉमिनेशन पेपर का जो मामला है इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इस दरख्वास्त में, इन अपीलों में ये कहा गया है कि नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करके सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो आज सनम जावेद की अपील आई है सुप्रीम कोर्ट में और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो परवेज़ इलाही साहब की अपीलें आई थी नॉमिनेशन पेपर के रिजेक्शन के ख़िलाफ़। तो उम्मीद है कि कल नहीं तो अगले हफ्ते पीर मंगल को ये दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी और इस बात का फ़ैसला हो जाएगा कि सनम जावेद और परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अब आ जाते हैं हमारी जो दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान एंकर सहाफ़ी हैं, उनका नाम पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में मौजूद था और वो उम्रा की अदायगी करने चाह रहे हैं। तो उनकी तरफ से एडवोकेट अज़हर सदीक़ ने आज लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान रियाज़ ख़ान उम्रा करना चाहते हैं, उनका नाम पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट से निकाला जाए और मुतल्लिका इदारों से ये पूछा जाए कि किन वजूहात की बिना पर इमरान रियाज़ ख़ान का जो नाम है वो स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया था। इसी तरीके से नाज़रीन, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के जो MP ऑर्डर जारी करने के जो अख्तियारात थे वो जैसे बाबर सत्तार साहब ने कलअदम करार दे दिए थे और इसी फैसले पर फिर बाद अज़ां डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी बाबर सत्तार साहब ने आगाज़ किया था और कल इस समाअत को फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया था।
आज हुकूमती अपील पे जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत करते हुए जो बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर था, जिसमें MPO के ऑर्डर जारी करने का अख्तियार सेटिसाइड कर दिया गया था, कलअदम कर दिया गया था, उसको हुक्म इम्तना के ज़रिए जो है वो बहाल कर दिया गया है। मुतलका फ़रीक़ैन शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को आइंदा की समाअत के लिए नोटिस कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब की आज अडियाला जेल में तबीयत ख़राब हुई और नसाज़ी तबाह पे इन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। शाहिद खकान अब्बासी के जो तर्जुमान हैं हाफिज़ उस्मान, उन्हें महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने तलब किया है और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर घोड़ा गली और मरी प्रोजेक्ट में घपलों का इल्ज़ाम है। इसी सिलसिले में इनको जो है वो तलब किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के इद्दत के निकाह के मुकदमे की समाअत भी हुई। सलमान अकरम नाडर साहब जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, आज वो पेश ना हो सके और उनकी तरफ से मुकदमे की समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, जिसे आमिर फ़ारूक साहब ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस दरख्वास्त की मुखालफत की जो राजा रिजवान अब्बासी हैं खाबर मानिका के वकील, कि अगर आइंदा हफ्ते तक इस केस की समाअत को मुलतवी करना है तो जो हुक्म इम्तना है जिसमें ट्रायल कोर्ट को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया है, वो हुक्म इम्तना वापस ले ले जाए। बल्कि राजा रिजवान अब्बासी खाबर मानिका के वकील ने यह भी कहा कि जब किसी दूसरी पार्टी को रिलीफ मिल जाता है तो फिर वो अदालतों में नहीं आते। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि ऐसा ना करें, हम इस केस को जो है वो 31 जनवरी को समाअत के लिए रख रहे हैं और 31 जनवरी तक जो ट्रायल कोर्ट है वो कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, साइफर मामले पे आने से पहले इमरान खान साहब की जो खबर है जो उनके लिए मुश्किल पैदा हुई है, उस पर आने से पहले शाह महमूद कुरैशी जिनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात में उनकी दोबारा से गिरफ्तारी हुई थी, साइफर केस में तो उनकी ज़मानत एक्सेप्ट हो गई थी। आज ATC अदालत में 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया, जिसमें तफ्तीशी अफसरान ने जितने भी मुकदमात हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी को और दीगर मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, उनका चलान दाखिल कर दिया है। और चलान दाखिल होने के बाद अदालत ने मुकदमे की समाअत को 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है। फवाद चौधरी साहब को आज अपारा में दर्ज किए गए मुकदमे में आज मुतलका अदालत में उनकी ज़मानत के केस की समाअत हुई है, जिसमें उनको पेश किया गया और जज साहब ने, ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने जो ज़मानत थी फवाद चौधरी की, उसको कन्फर्म कर दिया है। फैसल चौधरी उनकी तरफ से पेश हुए अपने भाई की तरफ से और उन्होंने कहा कि चूँकि शामिल तफ्तीश हो चुके हैं फवाद चौधरी, लिहाजा उनकी जो ज़मानत है उसको कन्फर्म कर दिया, जो कि अदालत ने उनकी इस्तदा को एक्सेप्ट करते हुए फवाद चौधरी की ज़मानत को कन्फर्म कर दिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबर है। नाज़रीन, जो साइफर का मुकदमा चल रहा है उसमें गवाहों के बयानात तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन जो बयान रिकॉर्ड हुआ असद मजीद साहब का, उनके बयान कलम बंद होने से पहले जो साबिक सेक्रेटरी थे खारजा के, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर खारजा थे, तो सोहेल महमूद साहब का बयान रिकॉर्ड हुआ था। अब ये 4 सफ़ात का नाज़रीन तहरीरी तौर पे उनका जवाब है जो उन्होंने कलम बंद करवाया था साइफर खुसूसी अदालत में अबुल हसन ज़ुल्करनैन के सामने। इस नाज़िम बयान के अंदर कुछ ऐसे मंदरजात हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं, मैं सारी डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस नाज़िम 4 सफ़ात के जवाब में अपने के बयान में साबिक सेक्रेटरी सोहेल महमूद कहते हैं कि 8 मार्च को अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर रहे असद मजीद, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया और इस टेलीफ़ोन में असद मजीद ने उनकी जो अमेरिकन डिप्लोमेट डोनाल्ड लू के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बारे में आगाह किया गया। सोहेल महमूद कहते हैं कि असद मजीद ने जो मुझे टेलीफोन कॉल की, उसमें अंडरलाइन मतलब बड़े ही मोहतात अल्फाज में जो साइफ़र उन्होंने कम्युनिकेट किया था, उस साइफ़र के हवाले से मुझे आगाह किया कि मैंने इस मुलाकात के हवाले से जो साइफ़र है वो आपको वजारत ख़ारजा में भिजवा दिया है। तो सोहेल महमूद कहते हैं कि जब मुझे ये बताया असद मजीद ने, तो मैं फ़ौरी तौर पर 8 मार्च को 10:30 बजे फ़ौरन ऑफिस पहुँचा और मुझे स्टाफ की तरफ से जो साइफ़र की कापी थी वो मुझे रिसीव कराई गई, जिस पे नो सर्कुलेशन का जो है वो टैग लगा हुआ था। अब नो सर्कुलेशन के टैग का नाज़िम मतलब ये है कि वो कॉपी सिर्फ उस वक्त वज़ीर जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनको दिखाई गई थी, किसी को उसकी कॉपी नहीं दी गई थी। सोहेल महमूद ये कहते हैं कि मैंने ये हदायत जारी की कि मुतलका लोगों को, जिसमें वज़ीर खारजा हैं, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान थे, जिसमें ISI आर्मी चीफ थे, मैंने इन हदायत के साथ ये हुक्म दिया कि इमरान खान को ये जो कॉपी है साइफ़र की, ये सील इन्वेलप के साथ जो है वो बाई हैंड रिसीव करवाई जाए। और फ़ॉरेन ऑफिस के हसीब गौहर जो कि मेरे ऑफिस के मतलब ऑफिसर थे, वो गए PM ऑफिस में और उन्होंने जाके ये कॉपी वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनको बाई हैंड जाके रिसीव करवाई। फिर वो कहते हैं अपने बयान में कि 27 मार्च को एक ख़त जो है इमरान खान साहब ने जो जलसा किया यहाँ पे इस्लामाबाद में, उस जलसे में इमरान खान साहब ने एक ख़त को लहराया।
साइफ़र का जिक्र नहीं किया, वो ख़त की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके रिपरकशन क्या हुए उसका जिक्र उन्होंने आगे चल के किया, जो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। सोहेल महमूद कहते हैं कि 27 को ये ख़त खान साहब ने लहराया, 28 मार्च को इंटरनल नोट मुझे भेजा गया, जो फ़ॉरेन ऑफिस के एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनका नाम भी आगे मैं बता देता हूँ क्या नाम लिखा है, मैं नाम आगे चल के नाज़रीन आपको बताऊँगा, कि जो एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका थे उनकी तरफ से मुझे एक नोट भेजा गया, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका ने बताया कि उन्हें जो US के CDA हैं, अब ये पता नहीं किसका अब्रीवेशन है CDA, कहा गया कि US ने राब्ता किया है जो इमरान खान ने जलसे में लेटर को लहराया है, और इस लेटर को लहराने पर इमरान खान की स्टेटमेंट पर अमेरिका की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का और तशवीश का इज़हार किया गया। मैंने ये नोट जो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को फॉरवर्ड कर दिया। ये कौन कह रहे हैं? साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा सोहेल महमूद कह रहे हैं कि मैंने ये जो अमेरिका के कंसर्न थे, जो तशवीश थी, मैंने ये नोट जो है इमरान खान साहब के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को फॉरवर्ड कर दिया, और साथ में मैंने हदायत की एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका को कि आप अमेरिका को एंगेज रखें और ये मामला पॉलिटिसाइज ना हो, इस हवाले से गुरेज किया जाए, कोई ऐसा इकदाम ना उठाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा ये जो नोट था जो मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा था, ये अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है। आगे नाज़रीन चल के सोहेल महमूद साहब अपने बयान में कहते हैं कि इस सारे का मकसद ये था, जो मैंने नोट शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा और मैंने एडिशनल सेक्रेटरी से कहा कि आप अमेरिका को एंगेज रखें, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब ना हो, इस सारे का मकसद ये था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को प्रोटेक्ट करना था, और जो साइफ़र था वो पॉलिटिसाइज भी ना हो, इसलिए भी मैंने ये सारी हदायत और नोट जो है वो आगे फॉरवर्ड किया था। आगे कहते हैं कि ये नोट मुझे जो एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका थे फैसल नुमान तिरमिज़ी, उनकी तरफ से भेजा गया था। और फिर कहते हैं कि 28 मार्च को मुझे एक कॉल मौसूल हुई, मुझे फ़ौरी तौर पे बनीगाला में एक मीटिंग में शिरकत के लिए कहा गया। सोहेल महमूद कहते हैं कि ये अचानक मीटिंग बुलाई गई, इस मीटिंग के बारे में मैं अवेयर नहीं था, मुझे आगाह पहले नहीं किया गया था, और मुझे जब मैं वहाँ पे पहुँचा बनीगाला में, तो मुझे एक जो टेलीग्राम था, जो साइफ़र था, जो मैंने गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया गया था, वो साइफ़र मेरे हवाले किया गया, और वहाँ पे बनीगाला में इमरान खान मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी थे, और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब मौजूद थे। जब ये साइफ़र मुझे दिया गया, टेलीग्राम मुझे दिया गया, तो कहा गया कि आप इसको पढ़ें। तो सोहेल महमूद ये कहते हैं कि जब मैं ये साइफ़र पढ़ता जा रहा था, तो मेरे साइफ़र पढ़ने के साथ साथ जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, इमरान खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, आज़म खान थे, वो उस साइफ़र पर, उस टेलीग्राम पे अपनी राय का इजहार करते रहे, और फिर ये मीटिंग किसी नतीजे के बगैर बहुत जल्द ख़त्म हो गई। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफ़र था, जो कि मुझे वहाँ पे दिया गया था, वो साइफ़र मैं अपने साथ लेके वापस आ गया, और जो मुतल्लिका साइफ़र का डिपार्टमेंट है उसको आके शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफ़र दे दिया, और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब के साइफ़र को महफूज कर लिया गया। आगे वो लिखते हैं कि बनीगाला में बुलाई गई इस मीटिंग के कोई मिनट्स तैयार नहीं हुए, और ये भी वाज़ेह नहीं हो सका कि ये मीटिंग बनीगाला में किस मकसद के लिए बुलाई गई थी। फिर उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को काबीना का इजलास बुलाया गया, और इस इजलास में मुझसे ब्रीफिंग ली गई कि क्या ये जो साइफ़र है इसको डी क्लासीफाई करना है, तो इसको डी क्लासीफाई करने के हवाले से मुझसे ब्रीफिंग मांगी गई। मैंने ब्रीफिंग दी, तो मैंने यही कहा कि आप इसको डी क्लासीफाई नहीं कर सकते, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, और अगर आप इसको डी क्लासीफाइड करेंगे, एक तो इसकी इजाज़त कानून में नहीं है, ममानत मौजूद है, अगर आपने ऐसा किया तो इससे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ और दीगर जो ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, और जो पाकिस्तान के मालियाती इदारों के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसमें पेचीदगियाँ पैदा होंगी। और फिर उसी काबीना के इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि ये जो मामला है साइफ़र का, इसको पार्लिमान के इन कैमरा इजलास में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मेरा यही कहना था कि आप इसको डी क्लासीफाई नहीं कर सकते, इससे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, दीगर ममालिक के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में पेचीदगियाँ या मसाइल पैदा हो सकते हैं। और आगे चल के उन्होंने कहा कि जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ था, ये कॉपी साइफ़र की वजारत ख़ारजा में वापस नहीं आई थी, बल्कि इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्हें मार्च 2022 में मुझसे ग़ालिबन रब्ता किया था। अब पता नहीं 22 है या मार्च 2023 है, क्योंकि यहाँ पे बयान में नहीं लिखा गया, और मुझसे कहा अपने आज़म खान ने, ये 22 ही होगा क्योंकि जब आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कि उन्होंने बताया कि इमरान खान की जो साइफ़र की कॉपी थी वो गुम हो गई है, तो क्या कोई और कॉपी आप फराहम कर सकते हैं। तो जब आज़म खान ने यह बात मुझसे कही कि इमरान खान की साइफ़र की कॉपी गुम हो गई है, तो मैंने आज़म खान को ये जवाब दिया कि ये नंबर्ड कॉपी थी, इसको वजारत ख़ारजा के दफ्तर का नंबर लगाया गया था, नई कॉपी फराहम नहीं हो सकती, आप इस कॉपी को तलाश करें, ये कॉपी तलाश करना ज़रूरी है, और ये कॉपी फ़ॉरेन ऑफिस में भिजवाना और इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये नाज़रीन 4 सफ़ात का बयान है
जिससे एक तो ये बात पता चलती है कि जब खान साहब ने 27 मार्च को जलसे से खिताब किया तो अगले दिन अमेरिका ने अपनी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया था कि ये आपके वज़ीर-ए-आज़म ने क्या किया है। और फिर इसमें ये बात भी वाज़ेह होती है कि 28 मार्च को बनी गाला में इजलास बुलाया गया था। उस इजलास का कोई मकसद नहीं था। उस इजलास में सिर्फ वो जो एक ऑडियो लीक हुई थी कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी को बुलाएंगे और उससे ये साइफ़र पढ़ाएंगे और फिर हम अपने मीटिंग मिनट्स तैयार करेंगे, तो उसके बारे में भी उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये मीटिंग अचानक से बुलाई गई, इस मीटिंग का मुझे इल्म नहीं था और इस मीटिंग के कोई मिनट्स भी तैयार नहीं किए गए और ये बेमकसद मीटिंग थी। और फिर इसको जो डीक्लासीफाई करने का फ़ैसला किया गया उस पर मैंने भी रजिस्टर किया था, मुज़ामत की थी और जो सेक्रेटरी लॉ थे उन्होंने भी मुज़ामत की थी कि आप कानून के तहत इसको डीक्लासीफाई नहीं कर सकते। अब ये पूरा का पूरा नाज़रीन स्टेटमेंट है ये इमरान खान साहब के लिए आगे चल के आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि गवाहों पे जिरा का आगाज़ हो चुका है, तो जिरा के बाद खान साहब का स्टेटमेंट होगा 342 का, शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट होगा और फिर खान साहब के डिफेंस के विटनेसेस आएंगे और फिर दलाइल होंगे, फिर इस केस का फ़ैसला होगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जब ये रिकॉर्ड करवाया था सुहेल महमूद साहब ने, तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनकी बड़ी तारीफ़ की थी, लेकिन जो बयान तहरीरी तौर पे हमने पढ़ा है ये नाज़रीन खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।